Welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. इस कार्यक्रम का नाम हमने दिया है मेगा ओपिनियन पोल। आप पूछ रहे होंगे कि सैंपल कितने का है, तो ये सैंपल 10,000 का है। 5,000 के बराबर अभिषेक जी है और 5,000 के बराबर वीरेंद्र जी है। तो इसलिए आप इसको मेरे ऊपर जो है वो किसी प्रकार की आलोचना मत कीजिएगा। तो हम थोड़ा सा शुरू करेंगे, आज वीरेंद्र जी से शुरू करेंगे। बहुत दिनों बाद आए वीरेंद्र जी। तो वीरेंद्र जी, वैसे तो उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा उपचुनाव का ही कार्यक्रम चल रहा है और कुल 9 उपचुनाव होने हैं। मैंने कल अनुपम जी से बात की थी, वो तो कह रहे हैं कि 8-1 हो रहा है और 7-2 हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, जरा बताएं आप मुझको। तो देखिए, इस उपचुनाव में अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ दोनों के ऊपर बराबर का प्रेशर है टू डिलीवर। अखिलेश यादव के सामने सबसे बड़ा प्रेशर है कि जून 2024 में जो उन्होंने किसान जवान पहलवान संविधान का जो उन्होंने चाशनी बनाई थी, संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, और 5 से वो 37 पे पहुंच गए थे। तो वो जो यूफोरिया जनरेट हुआ था, उसको उसको कैसे बनाए रखा जाए। योगी जी पर यह दबाव है कि हरियाणा में कांग्रेस जो बीजेपी की परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई है, 19 में 40 सीटें थी और 2024 में 48 हो गई, तो उनको भी उसके बराबर यूपी में डिलीवर करने का उनके ऊपर दबाव है। अखिलेश यादव के सामने अब ये समस्या ये है कि ये जो बटेंगे कटेंगे वाला जो जो स्पैनर थ्रो किया है योगी जी ने, इसका वो जवाब नहीं ढूंढ पा रहे हैं। और वो नेहरू की भाषा बोल रहे हैं कि ये तो गंगो जमन तहजीब के खिलाफ है। और उन्होंने इस महीने लगभग 8 दिन लगातार एक उसको उसके जवाब में एक नया नारा उछाला, लेकिन और अभी भी वो डिफेंसिव पे हैं। और सबसे बड़ा कल्याण किया योगी जी का कि हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, जो उन्होंने लंबा भाषण दिया, बटेंगे तो कटेंगे। और अब तक लगभग शायद ही कोई नेता ऐसा हो जिसने इसके ऊपर रिएक्शन नहीं दिया है। आज नई बात ये हुई है कि हमारे जो रेबेल विदाउट ए कॉज हैं मिस्टर केशव प्रसाद मौर्य, आज जी उन्होंने जी। ये कह दिया कि हम तो केवल एक हैं तो सेफ हैं का नारा जानते हैं, जो हमारे नेता और योगी जी के नेता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। और बटेंगे तो कटेंगे, मुझे नहीं मालूम किस संदर्भ में क्या कहा गया है, इस पे मेरी कोई राय नहीं है। तो उन्होंने एक डिस्कॉर्डेंट नोट आज आज उन्होंने आज साइन किया है। तो अखिलेश यादव फोन आया होगा ऊपर से उनको। जी, तो ये खबर एक बड़े हिंदी टीवी चैनल में चल गई है। अखिलेश यादव के सामने केवल यही समस्या नहीं है, अखिलेश यादव के सामने अब ये भी समस्या आ रही है कि लोहिया और जयप्रकाश नारायण की लिगेसी जो है, जो विरासत है, उसको वो कैसे उस पे अपना दावा बनाए रखें। क्योंकि लोगों को याद है कि इंदिरा गांधी ने 74 में जयप्रकाश नारायण को देशद्रोही तक कह दिया था, जेल भेजा था। और यहाँ तक कि इंदिरा गांधी ने तो जब उनके देहांत के बाद लोकसभा में शोक प्रस्ताव तक पास नहीं होने दिया था, इस तर्क के आधार पर कि साहब वो कभी किसी लोकसभा के मेंबर नहीं थे। वो अलग बात है कि लॉर्ड माउंटबेटन की पत्नी का देहांत जो है आज से 70 साल पहले हो गया था मलेशिया में। तब नेहरू ने स्वयं दोनों सदनों में ये प्रस्ताव मूव किया था और भावभीनी श्रद्धांजलि उनको दी गई थी। तो और अभी इस महीने जेपी की एनिवर्सरी थी, तो वो जेपी सेंटर जो बना है गोमती नगर में, वो उस पे जाना चाहते थे, उनकी मूर्ति के ऊपर माल्यार्पण करने के लिए। तो सरकार ने उनको रोक दिया। तो अब ये उनको समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी लोहिया और जेपी की जो विरासत है, उनके ऊपर जो उनका दावा है, उसके ऊपर अब वो चुनौती खड़ी कर रही है। दूसरी चुनौती ये है उनके सामने कि बाय एंड लार्ज यूपी गवर्नमेंट जो योगी जी के हाथ में अब नैरेटिव उनके फुल कंट्रोल में है। और मुख्य 4 कारक हैं। पहला, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर यूपी में कहीं कोई शिकायत नहीं है। दूसरा, पावर सप्लाई लगभग 24 घंटे हर शहर हर जिला मुख्यालय में हो रही है, गांव में भी बिजली 20 घंटे आ रही है। तीसरा, आलू का किसान प्रसन्न है, गन्ने का किसान प्रसन्न है, 99% उसका पेमेंट हो गया है। और तीसरी बात यह है कि जो सरकारी कल्याणकारी योजनाएं हैं, उसका लाभ सब तक पहुंच रहा है। और लोगों के जीवन में पहला सुखद अनुभव यह है कि लेखपाल, ग्राम प्रधान, पंचायत और तहसील के कर्मचारियों से उसको घूसखोरी का सामना नहीं करना पड़ रहा। और जो वाह, चौथी ये तो सबसे बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है। बात है, जो चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो 24 के लोकसभा चुनाव में नहीं थी, वो होती है कि एक पॉलिटिकल नैरेटिव ऐसा हो जो मतदाता को किक प्रोवाइड करता हो, और जिसको अगर हम कहें टेस्ट एनहांसर लाइक अजीनोमोटो,
तो योगी जी ने बटेंगे तो कटेंगे नारे के साथ उसकी कमी भी पूरी कर दी है। और 2024 में आपने अगर देखा होगा लोकसभा चुनाव में बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि उनके पास एक नेशन वाइड नैरेटिव, जैसा 19 में बालाकोट का था, जैसा 14 में कि अब की बार बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, या अच्छे जो वर्च्यू सिग्नलिंग थी कि अच्छे दिन आएंगे, तो ये तीनों चीजें अब की बार मिसिंग थी। और जिस तरीके से योगी जी, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मंगलसूत्र की बात की, तो वो जनता के मन में उतर नहीं पाई, और बल्कि बिहार में तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ, और यूपी में भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट नहीं रहा उसका। तो अब जिस तरीके से जो जो तैयार है मोदी, पूरी बीजेपी पॉलिटिकल नैरेटिव के आधार पर और मैसेजिंग के आधार पर और ओवरऑल जो है परफॉर्मेंस के आधार पर, तो अखिलेश यादव के सामने चुनौती है। और जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है, अखिलेश यादव को कांग्रेस से के साथ जो आना पड़ा, उसकी वजह है मुस्लिम वोट। अब अखिलेश यादव के सामने 2027 में ये बहुत बड़ी चुनौती आएगी। राहुल गांधी ने जिस तरीके से वोकिस्ट एजेंडा चलाया है और जिस तरीके से वो आज मुसलमानों के हृदय पे राज कर रहे हैं, कर्नाटक में, आंध्रा में, तेलंगाना में और अन्य राज्यों में, हर जगह, तो उससे जो है अब उनको ये समस्या आएगी। महाराष्ट्र में तो वो उद्धव से पिछड़ गए जी। और उसके तो अब उनको जो है, और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, दो ऐसी पार्टियां हैं जो कभी सहज और स्वाभाविक साथी हो ही नहीं सकते, कभी नहीं हुए और इसका जन्म ही जो है लोहिया के गैर कांग्रेसवाद के नारे से हुआ है। तो चुनौती ये बहुत बड़ी अखिलेश यादव के सामने आएगी। और अभी इस महीने उनको एकाएक याद आई तो वो आजम खान के परिवार से मिलने रामपुर चले गए। उन्होंने अब तक याद नहीं किया था आजम खान को। तो कुल मिलाकर के अखिलेश यादव के सामने जो है ये जो माहौल बना हुआ था अब तक, और एक बात और भी है कि 2019 में समाजवादी पार्टी की सीटें 5 थी, वो बढ़ के 37 हो गई। बीजेपी की 65 थी, घट के 33 हो गई। तो लोगों को समाजवादी पार्टी का बढ़ा हुआ वजन नहीं दिख रहा और लोगों को योगी जी का घटा हुआ वजन भी नहीं दिख रहा। योगी जी का वजन तो बढ़ गया, लेकिन अखिलेश यादव का जो बढ़ा हुआ वजन है, आइए अब हम थोड़ा अभिषेक जी के पास भी चलेंगे। नहीं पड़ रहा जी। तो अब अभिषेक जी, आप उत्तर प्रदेश को कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले तो वीरेंद्र भट्ट सर और आपको प्रणाम, आपके सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। सर 1993 में क्रिकेट मैच हो रहा था साउथ अफ्रीका के अंदर और किरण मोरे को ड्रॉप करके खिलाड़ी लेके आए विजय यादव को। साउथ अफ्रीका के अंदर हम कभी वनडे जीतते नहीं थे। अब आप कहेंगे मैं पूछ रहा हूं प्रश्न यूपी का, तुम क्रिकेट सुना रहे हो। मैं अपना अनुभव बता रहा हूं सर। उस मैच में प्रवीण आमरे ने और विजय यादव ने मैच जिता दिया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो इतने बड़े मैच विनर थे कि हर एक मैच साउथ अफ्रीका के अंदर उस कंडीशन में मैच जिता सके। तो कंडीशन बदल गया। लोकसभा में कंडीशन था अब की बार 400 पार का नारा वर्सेस संविधान बचाओ और दलितों का आरक्षण छीन लेंगे। तो वो जो भारत का यूपी और बिहार का ये 120 सीट वाला जो समाज है ना, इस समाज में कास्ट लाइन कुछ अलग ढंग से काम करती है। ये बीजेपी की पिच नहीं है। कभी कभी हो सकता है कि आप इस साउथ अफ्रीकन पिच पे जीत जाएंगे। बीजेपी की पिच क्या थी या बीजेपी से जनता क्या सुनना चाहती है? जो योगी जी बोल रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे। अभी एक रिसेंटली बयान दिया देवेंद्र फडणवीस ने। अभी चुनाव 3 दिन वोटिंग और 3 दिन बाद वोटिंग है महाराष्ट्र में। उनसे पूछा किसी ने कि अजीत पवार ने बयान दिया कि वो बटेंगे कटेंगे से सहमत नहीं है। उन्होंने बड़ी जबरदस्त बात बोली कि ऐसा है, वो ज्यादातर समय जिन पार्टियों के साथ रहे वो हिंदू द्रोही रही हैं, हिंदू विरोधी पार्टियां रही हैं। इसी वजह से उनको जनता का पल्स पता नहीं। मैं हिंदू विरोधी सारी चीजों को साइड करता हूं और एक शब्द को उठाता हूं, जनता का पल्स पता नहीं। एक्चुअली योगी जी ने जो बात कही है, बीजेपी के बड़े सेंट्रल लेवल के लीडर से ये भारत की जनता बटेंगे तो कटेंगे, इस्लाम का खतरा, 2047 में पीएफआई का विजन, इन सब पर बात, जैसे कि जो झारखंड में मोदी जी ने बयान दिया कि जब ये लव जिहाद के ऊपर बयान था कि जब आपकी बेटी के साथ छल करके निकाह करने लगे कोई, तो समझ लीजिए पानी सर के ऊपर जा रहा है। तो ये जो बयान आ रहा है, ये जनता का पल्स है, ये वास्तविकता है और यही बीजेपी की पिच है।
अब इस पर कभी कभी केशव प्रसाद मौर्य, एक और आज डिप्टी सीएम है, उन्होंने भी बड़ा अच्छा बयान दिया कि भाई मुसलमानों को बीजेपी के पास आ जाना चाहिए। उन्होंने बड़ी किताब नहीं पढ़ी, वो भाई बीएसपी से आयातित वो तो तेज पत्ता मुख्यमंत्री बता है। रहे हैं कि साहब आप तो तेज पत्ता हो। जी यही बात तो ओवैसी कह चुका है कि अब मुस्लिम तेज पत्ता है। हाँ तो हाँ, भाई ये बात उन्होंने सही कहा है। था उसने ये। लेकिन साहब ये बुलडोजर एक्शन तो रुका नहीं, मैंने सुना आज फिर कहीं चंदौसी वंदौसी में क्या बुलडोजर चल रहा था। ये वो भ्रम है लोगों को, और इंक्लूडिंग इस देश के सब, मैं बोल रहा हूं सुप्रीम कोर्ट को, कि वो योगी को रोक लेंगे। जिन्होंने अब तक योगी आदित्यनाथ जी को नहीं समझा, उनके फंक्शन को नहीं समझा, जिस प्रकार से वो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर काम करते हैं, या मैं ये कहूं कि शायद कुछ लोगों के अंदर ये बाइबॉर्न क्वालिटी होती कि वो बढ़िया एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। योगी जी एक बहुत शानदार एडमिनिस्ट्रेटर है। कम से कम मैंने अपने 20-22 साल के राजनीतिक अनुभव में इतना बढ़िया पूरे भारत में कहीं जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाने की काबिलियत है, और एक लक्ष्य के साथ कि सामने वाला करेगा तो उसको डर होना चाहिए कि मैं घर खो दूंगा। देखिए आप क्या है जो कि है उसको, वो ये बताइए, आप 8-1-7-2 से सहमत है क्या? हाँ मैं लगभग 6 और 7 मान के चल रहा हूं।